कर देता हूँ। हम क्या पढ़ रहे थे? नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और वहां पर भी पर्टिकुलरली IUPAC नॉमेनक्लेचर। ओके, इसमें हमने 5 रूल देख लिए थे, ठीक है। फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपको। जिसमें से जो पहला रूल जो था वो अगर आपको याद हो, जिसको हम क्या कहते हैं, LCC कहते हैं शॉर्ट में, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आइडेंटिफाई करना या फिर फाइंड करना, बराबर है। उसके बाद दूसरे सेकंड में हमने देखा था कि अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल मिलती हो तब हम क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल सही, तब हम क्या करते हैं, एक और रूल यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट रूल, बराबर है। एक और चीज, अगर इस रूल में भी आपको दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल चेन मिल जाए तब हम जाके आगे क्या यूज करेंगे? बोलो, आगे क्या यूज करेंगे? एक रूल यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है? लोवेस्ट। चलो ये हो गया ना मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट रूल के बाद, बिल्कुल सही है, लोवेस्ट आपका लोकेंट रूल होता है। लोवेस्ट लोकेंट रूल ये हम तब यूज करते हैं, कब? जब मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट रूल के हिसाब से हमें दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल कार्बन, आपके जो हाइड्रोकार्बन है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो मिल जाते हैं उस केस में। अब आगे इस रूल का यूज करने के बाद भी अगर आपको दो आइडेंटिकल ग्रुप मिल जाए, दो आइडेंटिकल हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाए, तब हम फोर्थ रूल यूज करते हैं जिसका नाम क्या होता है? बोलो, बोलो जी। वो होता है आपका लोवेस्ट लोकेंट रूल, सॉरी, सम रूल। कौन सा है? लोवेस्ट लोकेंट सम रूल। मतलब हम क्या करते हैं, जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सब्स्टिट्यूएंट्स के जो जो भी कार्बन है उन सभी का नंबर चेक कर लेते हैं और उनका सम कर लेते हैं, ठीक है, हर एक डायरेक्शन से काउंट करने पर। फिर देखते हैं कि कहाँ पर नंबरिंग कम आ रहा है, जहाँ पर नंबरिंग कम आएगा वो वाला अपना क्या हो जाएगा? बोलो, वो वाला अपना क्या हो जाएगा? वो वाला आपका हो जाएगा सिलेक्टेड चेन, बराबर, करेक्ट चेन जिसको आप कहेंगे या फिर करेक्ट नंबरिंग कहेंगे। ये रूल नंबरिंग करते वक्त की बात कर रहे हैं अपन, बराबर। उसके बाद अगर इसमें भी आपको क्या मिल जाए, इसमें भी अगर दो या दो से ज्यादा आइडेंटिकल हाइड्रोकार्बन मिल जाए, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर सम आपका आइडेंटिकल आ जाए, जैसे कल एक एग्जांपल ले लिया था अपन जहाँ पर 12 12 आ रहा था, याद है आपको? तो वहां पर हम ये फिफ्थ रूल यूज करते हैं जो होता है जिसका नाम क्या है आपका? फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस रूल, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, ओके जी, रूल। ये मैं बार बार यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये चीजें, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करेंगे वैसे वैसे इनको फिर याद तो करना पड़ेगा ना यार। याद जब करना पड़ेगा तो ये याद होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर बार बार यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है जी। अभी देखो, ये 5 रूल जो है, ये 5 रूल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जब भी हम आप क्या करोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखोगे, ओके। अब इसके बाद वाले नेक्स्ट वाले जो भी रूल्स आने वाले हैं वो बस आपको नाम करने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन का, ये 5 रूल से। उसके बाद आगे जो बस हमें नाम देखना है किस किस चीज का क्या क्या नाम लिखा जाएगा करके, ठीक है। तो उसी 6वें रूल से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। 6th रूल जो आपका है वो है, हम यूज करेंगे जब हम क्या कर रहे होंगे? नेमिंग कर रहे होंगे और किसका? सब्स्टिट्यूएंट का। किसका? सब्स्टि, मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स का अभी हमें क्या करना है? नेम करना है, मतलब क्या नाम हम उसका रखेंगे वो हमें पहले देखना है। उसके बाद ऐसे और दो चार रूल है, उसके बाद आपका एक्चुअल नॉमेनक्लेचर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो कल जो भी पढ़ा उसमें किसी को कोई डाउट होगा तो जल्दी जल्दी से पूछ लो, अभी नहीं तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा लास्ट के क्लास में जो भी हमने पढ़ाया होगा तो जल्दी जल्दी अभी पूछ लो। और होमवर्क जो है वो एक बार मैं फिर आपको आज का एक दिन दे रहा हूँ, वो सॉल्व करके देख लो। नहीं तो फिर देखो यार, ऐसा होगा आप होमवर्क नहीं करोगे ना तो आपको ही दिक्कत होगी, बराबर ना, आपको ही दिक्कत होगी। तो इससे बेहतर ये है कि आप होमवर्क किया करो और जो कुछ भी आपका करेक्ट होता है रॉन्ग होता है मैंने तो पहले ही बता दिया है, मैं कुछ करूंगा नहीं, बस आपको करेक्ट करूंगा कि जो आपकी गलती है उसको मैं करेक्ट, कि ये गलत है ये सही करके मैं बताऊंगा, बराबर है ना। तो आपको होमवर्क ईमानदारी से करना है, क्योंकि क्या हो रहा है, अब तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ना ही हमारी एक्चुअल में फेस टू फेस बात हो गई अब तक, ना ही मुझे ये पता चला है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, बराबर है ना। और आपका एग्जाम भी नहीं हुआ है, ठीक है ना, बहुत लकी बैच है, आपका एग्जाम भी नहीं हुआ है, ये भी नहीं पता चला कौन कितने पानी में है ना। तो हमें ये पता कैसे चले कि आप में कितना कैलिबर है या फिर आप कितना कर सकते हैं? ये जब हमें पता चलेगा तो उसी हिसाब से हम आप पर मेहनत करेंगे ना, बराबर है। तो ये बात ध्यान रहे, आपको होमवर्क जो है जहाँ पर रोज जो दिया जाता है वो थोड़ा थोड़ा करके आपको बता देना है। कुछ 5 10 मिनट का काम होता है, इतना आलसी मत बनो, बैठे बैठे आलस न दिखाओ,
होमवर्क करके दिखाना है, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद हम ओके, चलो कर लेते हैं, है ना, रूल को समझ लेते हैं। फिर कुछ नहीं, आज तो बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करना है, मतलब नाम ही लिख के देखना है सभी का। पहला, ये जो 6 रूल हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तब की बात कर रहे हैं जब हम सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे। अब अगर आपको याद हो कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, याद है? याद है क्या? नहीं याद है? चलो मैं फिर से लिख के देता हूँ। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर, हाँ बोलो बोलो आगे बोलो, विच आर डायरेक्टली अटैच टू, सही है, डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ध्यान में आ रही बात? तो आपके जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो कोई भी होगा, जैसे कि अगर मैं ये एक चेन बना रहा हूँ, ये वाला सिंपल सा, इस चेन के अगल बगल में जो कुछ भी होगा उन सभी को हम क्या कहेंगे? बोलो, सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। अभी अब तक जो हमने बात की थी, वहां पर मैंने सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर सिर्फ कार्बन वाले कंपाउंड्स को दिखाया था, बराबर? या तो CH3 हो गया, C2H5 हो गया, इन सभी को ही दिखाया था। लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसके हिसाब से, चाहे वो एटम्स हो सकता है या फिर चाहे वो ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों को अपन अलग अलग क्लासिफाई करके फिर क्या करेंगे, इनका नेम क्या लिखा जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, बराबर है। जैसे कि पहले अगर सिर्फ मैं एटम्स की बात करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं करूंगा इसके बाद ग्रुप ऑफ एटम्स। ओके जी, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो देखो भाई, एटम्स में आपके पास किस किस तरह का या फिर कौन सा एटम होगा। तो एक तो हो गया आपका फ्लोरीन, ठीक है, उसके बाद हो गया क्लोरीन एटम लग सकता है, उसके बाद बोलो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी देख लो, ये मोनोवैलेंट एटम्स है। क्या है? मोनोवैलेंट एटम्स, मतलब जो एक ही सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्लोरीन को देखते हो तो देखो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, बोलो, 2 और 7, बराबर। तो देखो इसका आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रही बात? मतलब ये एक ही बॉन्ड बनाएगा, और इसके नीचे, मतलब वो जो ग्रुप है फ्लोरीन का, उस फ्लोरीन के ग्रुप में जितने भी एटम्स आ रहे होंगे वो भी क्या बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये सभी एक मोनोवैलेंट एटम है। तो ये ही सब्स्टिट्यूएंट्स का काम करते हैं। क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं। तो जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह बिहेव करते होंगे, तब उनका नाम क्या लिखा जाएगा, ये आपको थोड़ा चीज पता होना चाहिए। एक और चीज, मैंने जो वो तरीका बताया था लिखने का, याद है आपको? पहले हम लिखते थे प्रीफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, उसके बाद सफिक्स। तो प्रीफिक्स में आप देखो, वहां पर एक प्राइमरी प्रीफिक्स आता था, एक सेकेंडरी प्रीफिक्स आता था, याद है आपको? तो प्राइमरी प्रीफिक्स में हम किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो वही मैं आज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। नहीं आ रहा है ध्यान में? देखो मैं फिर से बता देता हूँ। हमने एक तो पढ़ा था प्रीफिक्स, यहाँ पर हमने पढ़ा था रूट वर्ड, RW जिसको मैं बोल रहा हूँ, या फिर पेरेंट नेम भी बोल सकते हो। और यहाँ पर आपका क्या आएगा? सफिक्स, बराबर है जी। इस प्रीफिक्स में भी दो टाइप के प्रीफिक्स हमने देखे थे, एक तो सेकेंडरी, एक था प्राइमरी। प्राइमरी में हम साइक्लो वर्ड यूज करते थे फॉर इसके लिए, साइक्लिक चेन अगर होगा तो। और सेकेंडरी में, हाँ याद है आपको, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम की बात की थी। तो वही सब्स्टिट्यूएंट का नेम हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हम एक रूल के अंडर पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो अभी आपका एक्चुअल नॉमेनक्लेचर जो है स्टार्ट हो चुका है। पहले जो 5 रूल थे वो बस आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अभी हम करेंगे नाम, देखेंगे कि उसमें कितना सब्स्ट्रेट है, उसका नाम क्या लिखा जाएगा। ये भी देखेंगे कि क्या उसमें साइक्लिक, वो साइक्लिक चेन है या फिर नहीं है, वो भी देखेंगे। और रूट वर्ड में तो आपको पता ही है, कार्बन नंबर के हिसाब से उसका एथ में प्रोफ जो कुछ लिखते हैं वो लिखते हैं। और सफिक्स में वो आपको भी पता होगा क्या, एक हम उसमें प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में हम, बोलो, याद है आपको, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है उसके हिसाब से ANE, ENE और Y1E, बराबर, ANE, ENE और YNE ये लिखते हैं। और सबसे लास्ट सेकेंडरी सफिक्स जो है, वहां पर हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो वो जब आएगा तब मैं उसको आराम से बता दूंगा। अब हम इस बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए नाम लिखने का तरीका सीख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमें किसके बारे में देखना है? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो उसी की बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स जैसे कि आपको पता है कि वो या तो एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम। तो फिलहाल हम सिर्फ एटम की बात करें, ग्रुप ऑफ एटम पर हम आएंगे बाद में, चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ध्यान दें, ये फ्लोरीन जो है F, इसका असल का नाम क्या है, बोलो। आइडिया मैं दे दूंगा ना आपको, एक अगर बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये है आपका
फ्लोरीन जो है, ओके, अच्छा, या फिर ऐसा, ठीक है ना, कोई भी ले देख लेना, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना। आपका ये जो फ्लोरीन है, तो इस फ्लोरीन का ये तो उसका एक्चुअल नेम हो गया, बात समझ में आ रही? ये उसका क्या हो गया, एक्चुअल नेम। जब हम इसका नाम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बोलो, सब्सटेंट की तरह तो है ही, लेकिन उसका नाम हम प्रीफिक्स के तौर पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स के तौर पे लिखते हैं। और जब इसका प्रीफिक्स के तौर पे नाम लिखा जाएगा, तो हम उसको फ्लोरो करके लिखते हैं। बात समझ में आ रही है? ये जो लास्ट वाला जो आई एन ई जो है, इसको हटा के हम क्या लगा रहे हैं, ओ। तो बस यही एक छोटा सा चेंज है जब सब्सट्रेट का आप नाम लिख रहे हो। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो? या आपने इसके पहले भी यूज कर लिया होगा। पेरेंट नेम, इस एटम का जो ओरिजिनल नेम है, वहां से ये वाला छोटा सा टर्म जो हटा के हम उस पर ओ लगा रहे हैं। तो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो देखो भाई, बाकी का भी लिख सकते हो आप, जैसे कि क्लोरीन, और ये जो है Cl, इसका नाम क्या होता है, बोलो? क्लोरीन होता है। तो इस क्लोरीन को हटा के हम क्या कर देंगे, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्लोरो कह देंगे। क्या कह देंगे? क्लोरो। सिंपल सी बात है। इसका होता है ब्रोमीन, ब्रोमीन को हटा के क्या कर देंगे, बोलो? ब्रोमो। और लास्ट का आयोडीन होता है, तो आयोडीन को लास्ट वाला टर्म हटा के आयोडो लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? आयोडो। बोलो, समझ में आ गई बात? अरे कहानी क्लियर है क्या? तो ये उन एटम्स के नाम है जो एटम किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, आपके सब्सटेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो उनका प्रीफिक्स में जब नाम लिखा जाएगा, तो ये नाम लिखा जाएगा। कौन सा? ये वाला। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, आपको ध्यान भी रखना है। फ्लोरीन लगा होगा तो फ्लोरो यूज करेंगे, क्लोरीन लगा होगा क्लोरो यूज करेंगे, ब्रोमीन लगा होगा ब्रोमो यूज करेंगे, आयोडीन लगा होगा तो आयोडो यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल। ठीक है। अब तो ये हमें उनके ओरिजिनल नाम से कुछ लेना देना है नहीं। हम इसकी बात कर रहे थे आईयूपैक नोमेनक्लेचर में, जहां पर आपको आपको उनका जो ये होता है, कौन सा नाम, प्रीफिक्स वाला नाम, बस वही आपको पता होना चाहिए। तो एफ लगा होगा तो फ्लोरी फ्लोरो बोल दोगे, सीएल लगा होगा तो क्लोरो, उसके बाद बीआर लगा होगा तो दैट इज ब्रोमीन लगा होगा तो आप ब्रोमो बोल दोगे, और लास्ट का बोलो आयोडीन लगा होगा तो आयोडो। बात समझ में आ रही? तो ये तो था एटम्स के बारे में, जब वो प्रीफिक्स का उनका नाम लिखना होगा। अब ध्यान दें, आपको ग्रुप ऑफ एटम्स के बारे में देखना है कि ग्रुप ऑफ एटम्स अगर होते हैं, तब उनका कैसे नाम दिया जाएगा। बराबर? तो जनरली जनरली ग्रुप ऑफ एटम्स जो है, वो कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन से ही बनता है। और वो कैसे बनेगा, ये भी मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। देखो, एक कार्बन को लेकर अगर मैं एक बेसिक हाइड्रोकार्बन बनाऊं, तो आपका ये बनता है। ओके जी। इसका अगर मैं आपको फिलहाल के लिए नाम पूछूं, अकॉर्डिंग टू आईयूपैक स्टैंडर्ड, क्या नाम लिखोगे? पहले तो आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करोगे, तो एक ही कार्बन क्या बनता है। उसके बाद तो कोई रूल लगेगा ये चार मंत्र। ओके। बस सिंपल, अगर इसका नाम लिखोगे तो एक कार्बन का चेन बन रहा है, ना ही डबल बॉन्ड, ना ही सिंगल बॉन्ड, ना ही कुछ ना कुछ, और ना ही यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। बराबर? तो देखो, नाम लिखने का तरीका क्या होगा, इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख लूंगा, बोलो, ये तो हो जाएगा मिथ, क्योंकि एक ही कार्बन है, और कार्बन कार्बन में बॉन्ड ही ये दिख ही नहीं रहा है, मतलब सिंगल बॉन्ड मान के चलना है, तो क्या लिखेंगे, मीथेन लिखेंगे। बोलो, बात क्लियर है? वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि दो कार्बन वाला सिंपल हाइड्रोकार्बन अगर है, ठीक है, जिसमें ना ही सिंगल बॉन्ड, ना ही डबल बॉन्ड है, और ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, और मैं आपको बोलूं कि इसका नाम बताओ, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे क्या, इथेन, है ना जी? कैसे? इथ, तो दो कार्बन के लिए, और सिंगल बॉन्ड इसलिए एक, एन ई। समझ में आ रही बात? तो ये जो ग्रुप ऑफ एटम्स आपको दिख रहे हैं, ये भी सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। कैसे वर्क करेंगे, ध्यान दें। देखो, मैंने बताया था फ्लोरीन आपका एक बॉन्ड बना सकता है, तो ये एक डायरेक्टली कार्बन पे जाके चिपक जाएगा। लेकिन इस ग्रुप को, ये देख रहे हो आप, ये वाला जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को जब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे लगना होगा, जैसे कि मान लो ये आपका एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, और आप चाहते हो कि इस कार्बन पर मैं इस ग्रुप ऑफ एटम को लगाऊं जो कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा, तो कार्बन की चार वैल्यूज तो ऑलरेडी कंप्लीट है, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, बोलो? एक कार्बन की वैलेंसी कम करनी पड़ेगी, इस कार्बन की भी वैलेंसी कम करनी पड़ेगी, फिर जाके इन दोनों को क्या कर दोगे आप, चिपका दोगे। बराबर? लगा दोगे। जैसे कि इस कार्बन पर अभी अभी अगर फिलहाल के लिए देखते हो, मैं हाइड्रोजन निकाल रहा हूँ। वैसे हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन निकालते नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस कार्बन की दो वैलेंसी ये ब्लैक लाइन, और दो वैलेंसी ये ब्लू लाइन हाइड्रोजन के साथ। अब अगर इस ग्रुप को वहां पर लगाना है, तो आप क्या करोगे, इसकी एक वैलेंसी खाली कर दोगे, जैसे कि मैंने ये कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा के, इसकी भी एक वैलेंसी खाली कर दोगे, मतलब ये एक हाइड्रोजन हटा के, अब इसका एक वैलेंसी ओपन, इसका एक वैलेंसी ओपन, अब क्या करोगे आप, इन दोनों को कर दोगे कनेक्ट। तो कनेक्ट जब करोगे तो ये होगा ऐसे कनेक्ट, एक कार्बन देख लो, और हाइड्रोजन कितने, तीन, तो ये हाइड्रोजन तीन आप ऐसे दिखाओगे, देख रहे हो आप? और मैंने बोला था कि अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में कॉर्नर में कोई कार्बन है और उस पर जितने भी हाइड्रोजन है, उसको हम सभी को हटा के एक डॉट से
बोलो, एक डॉट से रिप्लेस कर देते हैं ना। इसका मतलब क्या होगा, ये जो आपका ग्रुप है ये यहाँ पर जब जाएगा तो ये जाएगा ऐसे, हाइड्रोजन तो हो जाएगा गायब, हाइड्रोजन को वैसे भी लिखते नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखेंगे, एक सीधा लाइन। इस सीधा लाइन का मतलब क्या होगा, बोलो। इस सीधा लाइन का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका एक कार्बन प्रेजेंट है और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, जो कि ये वाला ग्रुप है, बराबर। अभी देखो, अभी आपका ये जो ग्रुप ऑफ एटम बना है ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट तो है नहीं, इसका मतलब ये सब्सटेंट की तरह वर्क करेगा ना। तो अब इसका क्या नाम लिखा जाएगा, ये मैं बस आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया लगाने का तरीका। अब नाम देने का तरीका देखो, जब इसके पास अपना हाइड्रोजन था तब हमने क्या लिखा था, मीथेन लिखा था, बराबर। यहाँ पर जब वो पूरा एटम था तो फ्लोरीन लिखा था, और फ्लोरीन जब एक सब्सटेंट की तरह वर्क कर रहा था तो लास्ट वाला पार्ट हटा के ओ लगा दिया था, याद है आपको। वैसे ही यहाँ पर भी हमें करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा नोटेशन है जो हम यूज करते हैं, नोटेशन ये है कि जब ये मीथेन सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क करेगा ना, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये लास्ट वाला ए एन ई हटाओगे और वहां पर वाई एल लगा दोगे। क्या लगा दोगे, वाई एल। कहने का मतलब ये है, जब ये ऐसा ग्रुप होगा तब तो उसका नाम आप मीथेन रखोगे, मीथेन रखोगे, लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क कर रहा होगा तो ये आपको ऐसा दिखेगा, और एक वैलेंसी इसका ओपन इस वैलेंसी से वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे लग जाएगा। तब पता है इसका नाम क्या लिखेंगे आप, नाम आप लिखोगे वॉट, मी आइल वाई। देखो ये ए एन ई ग्रुप जो है, ये इसको हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, वाई एल ग्रुप से। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ऐसे कितने भी ग्रुप ऑफ एटम्स लगते हैं तो उसके लिए बस करना क्या है, लास्ट वाला पार्ट हटा के वहां पर वाई एल लगा देना है। कर लोगे, नहीं कर लोगे? अरे आराम से कर सकते हो। देखो जैसे कि मैं, अगर मैं कहता हूं कि ये जो आपका ग्रुप है 2 कार्बन वाला, देख रहे हो 2 कार्बन वाला, तो ये 2 कार्बन वाला जब अपना एक इंडिविजुअल ग्रुप होगा तो उसका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, हर एक हाइड्रोजन रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको मैं स्प्रिंट की तरह लगाऊं, एक वैलेंसी इसका कम करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो कम कर दिया है। अभी बताओ इसका मैं नाम क्या लिखूंगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल सही, जिन जिन लोगों ने बोला है इथाइल, उनका बिल्कुल सही है। इनका नाम हम लिखेंगे इथाइल, क्योंकि इथेन था वो पहले, लास्ट का ए एन ई हटा के हमने क्या लगा दिया है, वाई एल लगा दिया। क्या लगा दिया है, वाई एल, बराबर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर अगर आप ध्यान देते हो तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा ऐसा, CH3 और एक लाइन। ये एक लाइन बताता है कि ये ओपन वैलेंसी, और इसी वैलेंसी से हम लगाएंगे उसको कहाँ पर, स्ट्रेट चेन का, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे। तो इसी का ये नाम मिथाइल हो जाएगा। बोलो इसको कैसे बोलूंगा मैं, ये इससे CH3 CH2 एक वैलेंसी ओपन, चाहे तो इन दोनों कार्बन को अगर आप कंबाइन कर रहे हो तो इसको देखो ये C2 हो जाएगा। कार्बन कितने, 2, और हाइड्रोजन कितने, 5, तो C2H5 और एक वैलेंसी ओपन, ऐसा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलो, इथाइल। बात समझ में आ रही? तो जो इथेन था उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर लिया है, वो हाइड्रोजन कम इसीलिए कर लिया है ताकि ये ग्रुप पे जाके लगे, ये लगेगा तो उसका नाम इथाइल बनेगा। बात समझ में आ रही? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी जल्दी से पूछ लो। क्या आपको नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट समझ में आ गया है? रोशन, हाँ रोशन की तरफ से डाउट आया कि डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा। ध्यान रहे, इस रूल पर भी हम आगे जाके आने वाले हैं कि डबल बॉन्ड जो होता है वो उसको हम सब्स्टिट्यूएंट पे नहीं रखते, उनको हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड कर देते हैं। वो थोड़ी देर के बाद हम पढ़ने वाले रूल है। अभी फिलहाल के लिए बस आपको ये देखना है कि अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट सिंपल इस तरह दिखे, डबल बॉन्ड वाला जो होता है ना उसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह रखते ही नहीं है, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का पार्ट उसको बना देते हैं, क्योंकि वो रूट वर्ड के बाद आने वाला सफिक्स का नाम है ना। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद, वहां पर आप फिलहाल के लिए ना जाए। फिलहाल के लिए बस आपको ये देखना है कि इस तरह के अगर सब्सटेंट होंगे तो उनका नाम कैसे लिखना है। क्लियर है? अरे क्लियर है क्या? ठीक है, किन किन लोगों को क्लियर है, बोलो जल्दी जल्दी। हाँ रोशन, रोशन मैंने अभी बता दिया है कि डबल बॉन्ड वाला जो है उनको हम सब्सटेंट की तरह कभी नहीं रखते। क्यों नहीं रखते ये आपको तब समझ में आएगा जब हम 7वां 8वां रूल पढ़ेंगे आराम। ठीक है ना? ओके जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलो, तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, सब्सटेंट का नाम लिख सकते हो, लिख सकते हो। अब इसी पर क्या होता है, बहुत लोगों का नाम लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं एक दो बार लिस्ट बना लेता हूँ, और उस लिस्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि उनका सब्सटेंट की तरह अगर वो लग रहा है तो उसका नाम क्या लिखा जाएगा। बराबर है? ध्यान दें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपका CH4 ग्रुप क्या करेगा, एक सब्सटेंट की तरह लगेगा तो एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। CH3 एक डैश, एक डैश। ये डैश क्या बता रहा है कि ओपन वैलेंसी है, ये जाके लगेगा कहाँ पर, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे। बताओ इसका नाम क्या लिखोगे आप, सब्सटेंट की तरह जब ये लगेगा तो इसका नाम लिखोगे आप, बिल्कुल सही, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन से आ रहा है, ए एन ई को हटा के क्या लगा दिया है, भाई। अब 2 कार्बन वाला ग्रुप होगा, दैट इज C2H,
बोलो कितना 5 बराबर। C2H6 अल्केन होता है, एक हाइड्रोजन लगा दिया है, ये लगेगा सबस्ट्रेट की तरह, इसका नाम क्या होगा? बोलो 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 बोलो, इसका नाम होगा इथाइल। समझ में आ रही बात? 3 कार्बन वाला होगा तो बोलो C3 और H8 होता है क्या? प्रोपेन, एक हाइड्रोजन करेंगे कम, दैट इज H7। बोलो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? जैसे कि इसका इथाइल आ गया है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप कहते थे बराबर, तो प्रोप एंड वाई प्रोपाइल। तो इस तरह आप किसी भी सबस्ट्रेट जो बड़ा बड़ा ग्रुप आपको दिखता है उसका नाम आप इस तरह लिख सकते हो। बात क्लियर है आपको? समझ में आ गया है? तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके, ये जो हमने सबस्ट्रेट का फर्स्ट टाइम नाम लिखा है बराबर, समझा है, इसको लेकर अब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ रही? चलो थोड़ा एक कोशिश करते हैं, और उसके बाद और जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन में आपको थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, फिर उन दिक्कत को क्लियर करने के लिए और हम रूल्स पढ़ेंगे। ओके जी, समझ में आ गया है? बोलो। तो ये हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इस तरह लिखते हैं अगर वहां पर सब्सटेंस आ गया है। तो अब हमने क्या कर लिए थे, नाम लिखने के लिए हमें जितने जितने क्या चाहिए होते हैं, जितने जितने रूल्स चाहिए होते हैं, वो लगभग लगभग पढ़ लिए हैं। और भी हमें रूल्स पढ़ने हैं, लेकिन वो हम तब तक पढ़ेंगे जब जब हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? तो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए मैं कुछ यहाँ पर 2-4 एग्जाम्पल यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, जिनका हम नाम लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला ये ले लो, मुझे आपको इस कंपाउंड का नाम लिख के बताना है। ओके जी, कैसे नाम लिखेंगे ये मैं सभी को बता दूंगा। पहले एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बाकी का आप खुद से ट्राई भी करके देख सकते हो। ध्यान रहे, हमेशा आपका ये वाला स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए। कौन सा? पहले तो लिखेंगे हम सेकेंडरी, उसके बाद लिखेंगे प्राइमरी, क्या 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 प्रीफिक्स, क्या लिखते हैं? हाँ बिल्कुल से प्रीफिक्स। उसके बाद हम लिखते हैं क्या, पेरेंट नेम है ना, ये देखो, इस पेरेंट नेम में क्या हम क्या करते हैं, बोलो, वही तो सही था। पेरेंट नेम में हम कार्बन कार्बन के नंबर के हिसाब से ये ऐसा बोल देते हैं कि हमें वहां पर क्या लिखना है। अगर कार्बन नंबर 1 होगा तो ये अल्के, सॉरी, ये ना मिथ, ये यूज करते हैं। कार्बन नंबर 2 होगा तो वहां पर इथ यूज करते हैं। कार्बन नंबर 3 होगा तो यहाँ पर प्रोप यूज करते हैं। ये वाली सिंपल, ठीक है ना? अब सफिक्स में हमारे पास सिर्फ फिलहाल के लिए एक प्राइमरी सफिक्स की बात करनी है, क्योंकि सेकेंडरी में होता है फंक्शनल ग्रुप, जिसकी हमने अभी तक चर्चा नहीं की है। तो प्राइमरी सफिक्स में हम ये इसकी बात करते हैं। कार्बन कार्बन में अगर आपका सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो ई एन ई, चलो लिख लूं मैं अच्छे से, और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो यूज करते हैं वाई एन ई। अब इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करना है, नाम लिखना है, और वहां पर हमें रूल्स पर भी ध्यान देना है। बात समझ में आ रही? तो अगर आपको सारे रूल्स पता है, अगर क्लियर है सारे रूल्स, तो एक बार इसका लिखने का कोशिश करो, और अगर आंसर आ जाए तो मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो। अगर नहीं आ रहा है तो मैं खुद से करके आपको बता दूंगा, जैसे कि देखा जाए। देखो पहला एग्जांपल है ना, तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे क्या करने में सर। देखो पहला रूल, सबसे पहला रूल क्या होता है, हम एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है शायद। ओके, मतलब जिनको पता है उन्होंने दे दिया है। चलो मैं तरीका बता रहा हूँ। पहले तो क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को फाइंड आउट कर देते हैं। देख लो आपको दिख ही रहा है कि आपको या तो यहाँ से काउंट करना पड़ेगा या फिर यहाँ से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन दिख रहे हैं। यहाँ से भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। इसको तो नहीं ले सकते, कितना बनेगा 1 2 3 4 5, जो कि अपने ध्यान का नहीं है बराबर। बस अब ये देखना है कि मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल चुका है बराबर, आइडेंटिकल कुछ नहीं आ रहा है, एक ही लाइन आ रहा है। अब क्या करेंगे, नंबर करेंगे। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबर कर रहा हूँ तो ये ऐसा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 बराबर है। और अगर मैं राइट साइड से नंबर करता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आप देख ही रहे होंगे कि लेफ्ट साइड से करने पर और राइट साइड से करने पर, दोनों साइड से करने पर जो आपका सब्सट्रेंट है वो एक ही मिल रहा है, और सब्सट्रेंट पर नंबर जो है वो भी क्या है, 4 नंबर ही है, एक ही नंबर है, 4 ही नंबर है, चाहे वो लेफ्ट साइड से कर रहे हो या फिर चाहे वो राइट साइड से। तो अगर नंबर सेम है और एक ही सब्सट्रेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दो होते थे, बात समझ में आ रही है? अगर दो होते फिर जाके अगर आइडेंटिकल मिलता तो हम लोकल रूल लगाते या फिर सम रूल लगाते, बराबर है। तो यहाँ पर फिलहाल कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी नंबरिंग आप फाइनलाइज कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने ये लेफ्ट साइड वाला कर लिया है, जो रेड मार्कर से लिखा था, वो अगर मैंने फाइनलाइज कर लिया है, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल तो मिल रहे हैं लेकिन दोनों सेम ही है, चाहे वो लेफ्ट साइड से करो या चाहे वो राइट साइड से करो, सब्सट्रेट एक ही आ रहा था और दोनों पर नंबर, दोनों केसेस में नंबर एक ही आ रहा था, दैट इज 4।
तो इस नंबर को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, अभी नाम करेंगे। देखो ये करने का तरीका है, सबसे पहले आप नाम किसका लिखोगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसमें हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, बराबर। अब इसमें आपको एक और रूल जो है वो यहीं पर एक ऐड करना पड़ेगा कि व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैं यहाँ पर रूल लिखने जा रहा हूँ, व्हाइल, मतलब ये इसी रूल का एक एक्सटेंशन पार्ट आप समझ सकते हो कि व्हाइल राइटिंग, अच्छा या फिर ऐसा कह दो, व्हाइल गिविंग नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, स्पेसिफाई इट्स पोजीशन, स्पेसिफाई इट्स पोजीशन, मतलब वो किस कार्बन पर है वो पोजीशन आपको स्पेसिफाई करनी है। तो मैंने आपको बोला था ना कि नंबरिंग का क्या काम है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ये काम, नंबरिंग देने का काम ये होता है, या फिर रीजन ये है कि आप हर एक सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन स्पेसिफाई कर सको। क्या कर सको, पोजीशन स्पेसिफाई कर सको। अभी तरीका देख लो, हम पहले तो सब्स्टिट्यूएंट देख लेंगे कौन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 5 है, उसको तो छोड़ दो, पहले नाम किससे स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। देख लो ये सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है और एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं, बराबर है। बोलो इसका नाम क्या लिखोगे आप, अभी मैंने बता दिया मिथाइल लिखोगे। बस ये नाम तो आपको मिल चुका है, अब बस इसका पोजीशन देखना है, पोजीशन जो की है 4th नंबर पे। तो आईयूपीएसी स्टैंडर्ड के हिसाब से नाम ऐसे लिखा जाता है, पहले तो आप सब्स्टिट्यूएंट का क्या लिखो, नंबर लिखो, जैसे कि ये मैंने लिख लिया है। उसके बाद आपको एक देना पड़ता है डैश, जो कि आपने कहीं ना कहीं पे सुना ही होगा। अगर 10th में आपने अच्छे से पढ़ा होता तो आपको ये थोड़ा पता होता, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सुन लो। पहले तो हम जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका लिखेंगे पोजीशन, फिर देंगे डैश, और डैश के बाद फिर उसका हम नाम लिखेंगे। नाम लिखते वक्त पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो ये देख लो भाई मिथाइल हो गया है। ओके, तो ये तो आपका नाम किसका हो गया है, सब्स्टिट्यूएंट का, बराबर। मैं इसको नीचे अंडरलाइन करके बता देता हूँ, ये सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, आपका ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ना, ठीक है, इसका नाम हो गया है, दैट इज सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो चुका है, बराबर। अब दूसरा और कोई सब्स्टिट्यूएंट बचा नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या प्राइमरी प्रीफिक्स की हमें जरूरत है, नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या लिखते थे, बोलो। हम यहाँ पर अगर साइक्लो वर्ड होगा तो वो लिखते थे, तो साइक्लिक चेन नहीं बन रहा है तो इसकी हमें जरूरत नहीं, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर यूज कर लेंगे, बराबर। तो देखो ये हो गया है, बराबर, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हटा दो। अब हमें देखना है पैरेंट नेम, पैरेंट नेम में क्या लिखते हैं, बोलो। कार्बन नंबर चेक करते हैं, उस हिसाब से लिखते हैं कि क्या वो ईथ होगा, मीथ होगा, प्रोप होगा, जो कुछ होगा, बराबर। तो अभी देख लो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन नंबर कितना है, 7। अब अगर 7 कार्बन नंबर है तो 7 के लिए क्या लिखते हैं, ध्यान रहे ये स्मॉल में लिखना है और सभी को अभी चिपका के लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया हेप, ये तो हो गया किसका नाम, पेरेंट नेम। अभी लिखते हैं सफिक्स, सफिक्स में देख लो, सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में हम क्या लिखेंगे, ये ऐसा वाला। सेकेंडरी में फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप फिलहाल हमने बात की नहीं तो ये है ही नहीं कोई, हटाइए उसको, बात करेंगे आगे जाके। अब प्राइमरी सफिक्स में ये लिखना पड़ता है, देखो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सभी सभी सिंगल बॉन्ड है ना, अगर सभी सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली ए एन ई। तो इस कंपाउंड का सिंपल नाम आपको क्या मिल चुका है, ए एन ई, ठीक है। तो देखो भाई ये 4 मिथाइल, ये तो हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। इसमें ये जो हेप्ट जो है ये तो हो गया आपका पेरेंट नेम, और लास्ट वाला एएनई जो है ये क्या हो गया, सफिक्स, बराबर। और किसका, और कौन सा सफिक्स स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो ये प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो ये होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देने का तरीका। बोलो आपको समझ में आ गया अच्छे से डिटेल में, अरे भाई डिटेल में समझ में आ गया है, जल्दी जल्दी बोलो क्या क्लियर है। बहुत लोगों ने ऑलरेडी पहले ही आंसर कर दिया था, जिन जिन को पता था उन लोगों ने बहुत पहले ही आंसर कर दिया था, वेरी गुड भाई। लेकिन इस जिनको पता नहीं था उसके लिए मुझे ये सारी चीजें बतानी ही थी, तो मैंने बता दिया है, यही स्टैंडर्ड आप हमेशा फॉलो करोगे, ठीक है। कोई दिक्कत है, ओके श्रेय क्लियर है, ओके तनी को भी क्लियर है, वेरी गुड भाई, बस अच्छा जा रहे हो। बस आप होमवर्क किया करो, होमवर्क किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं खुश हो जाऊंगा, है ना, वो गैंग वो खुश हो जाएगा। चलो हो गया है। अभी अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम लिखने का कोशिश करेंगे। ध्यान रहे सब्स्टिट्यूएंट का नंबर करते वक्त आपको क्या करता है, नंबरिंग, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का जब आप क्या कर रहे हो, नाम दे रहे हो, तो उस नाम के पहले नंबरिंग करना पड़ता है। एक और चीज, ये जो आपका नंबरिंग होगा ना, बराबर, पोजीशन अपन स्पेसिफाई कर रहे हैं किस किस का, सब्स्टिट्यूएंट का। यहाँ पर पोजीशन हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो उसका भी पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, बराबर, करना ही पड़ता है। यहाँ पर एक और चीज ऐड कर लो, एंड ऑल्सो स्पेसिफाई, स्पेसिफाई पोजीशन
ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इफ एनी प्रेजेंट। एनी प्रेजेंट, अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो उसका भी पोजीशन आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अभी क्या करने जा रहे हैं, मैं कुछ चार पांच आपको बहुत सारे, मतलब बहुत सारे नहीं, चार पांच एग्जांपल में लिखूंगा और उन एग्जांपल्स का नाम लिखने का तरीका आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये लिख के हो गया है, बोलो ये लिख के हो गया है। अगर लिख के नहीं हुआ होगा तो आप रिकॉर्डिंग से बाद में जाके लिख सकते हो। चलो मैं जल्दी जल्दी से अभी आपको बहुत सारे एग्जांपल करके बताता हूँ कि उनका नाम कैसे किया जाएगा। पहले तो आप बता दो कि आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है और जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और समझ में आएगा जब आप खुद से एग्जांपल्स करोगे। ठीक है, तो मैं जो होमवर्क के लिए आपको एग्जांपल्स दूंगा ना, तो वो भी आपको साथ साथ में करना है भाई, बिल्कुल करना है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ओके जी, चलो इस एग्जांपल के बाद हम और एग्जांपल यहाँ पर अभी करेंगे। तो अभी मैंने नंबरिंग करने के लिए का जो रूल आपको बताया, वो नंबरिंग क्यों करते हैं उससे पहले तो एक रीजन बता दिया, ताकि हम क्या कर सके, सब्सटेंट का पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते। एक और चीज, हम नंबरिंग इसलिए भी करते हैं कि हम उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, उसके लिए भी हम नंबरिंग यूज करते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो मान लो आपके पास ये एक हाइड्रोकार्बन है सिंपल सा, और मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ अभी डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड, बात समझ में आ रही है, मैंने लगा दिया है क्या अभी डबल बॉन्ड। तो ध्यान रहे, यहाँ पर मैं एक और रूल आपको बता रहा हूँ, क्या रूल वो बता रहा हूँ कि अगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, वो छठवां रूल तो हो गया आपका, सिक्स्थ वाला रूल तो हो गया। अब हम एक नया रूल पढ़ने जा रहे हैं, जो मैं रूल का नाम जो है वो यहाँ पर साइड पे लिख के दूंगा और एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर देखो आपके हाइड्रोकार्बन में अगर आपको डबल बॉन्ड दिख जाता है ना, डबल बॉन्ड अगर दिख जाता है, तो उसके लिए आप एक सेवेंथ रूल यहाँ पर ऐड कर लो कि अनसैचुरेशन इफ अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट, या फिर अनसैचुरेशन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, अब किसके फॉर्म में होता है, या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, देन क्या करना है, देन इंक्लूड दिस बॉन्ड्स, या फिर इंक्लूड दिस कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेशन दिख जाए, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या करना है, उन कार्बन को इंक्लूड कर देना है जहां पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो। बात समझ में आ रही है, तो वही मैं यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूँ। देन इंक्लूड दिस कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, उनको पहला बात तो आपको इंक्लूड कर लेना है किसमें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, उसको बाहर एज अ सब्सटेंट की तौर पे नहीं रखना है। ठीक है ना, जो एक क्वेश्चन पूछा था रोशन, समझ में आ रही है। तो उसी के लिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको रूल लिख के दे दिया है कि अगर आपको अनसैचुरेशन दिख जाता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो उसको आपको पैरेंट चेन में इंक्लूड कर देना है, दैट इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या कर देना है, इंक्लूड करना है। देन इंक्लूड दिस कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एलसीसी का मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है, जो आपको पता ही है। अब अगर आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, तो उसके साथ भी आप क्या करोगे, नंबरिंग तो करोगे। तो नंबरिंग करते वक्त क्या ध्यान में रखना है, क्या आपको ध्यान में रखना है, ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वाइल, लिख लो वाइल नंबरिंग, ठीक है, दीज हाइड्रोकार्बन्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर आपको अनसैचुरेशन दिख रहा है, ठीक है, सिलेक्ट द नंबरिंग, select the numbering which gives minimum, okay जी, minimum number to the carbon having डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। देखो, जब आपको दो चीजें यहाँ पर, अगर आपको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया है जिसमें आपको डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, पहले बात तो आपको ये करना है कि उस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड कर लेना है। कर लोगे आराम से, मतलब काउंट करते वक्त क्यों ऐसा चेन काउंट करो कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वहां पर इंक्लूड हो जाए, बराबर। दूसरी चीज, जब आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग करते वक्त भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जिन कार्बन पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उन पर कम से कम नंबर आना चाहिए। क्या आपको बात क्लियर है, नहीं आ रही है, ये इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया अच्छे से। देखो कैसे, देखो अब ये जो हाइड्रोकार्बन है इसको मैं दो डायरेक्शन से नंबर कर सकता हूँ, कैसे कैसे,
या तो मैं लेफ्ट साइड से करूँ या फिर राइट साइड से। देखो लेफ्ट साइड से करता हूँ तो ये 1 2 3 4 एंड 5, बराबर। अब अगर मैं इसको राइट साइड से नंबर कर रहा हूँ तो दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो फिक्स हो गया 5 कार्बन का। जब मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड से कर रहा हूँ, तो जैसे आपने सब्स्टिट्यूएंट के लिए नंबर देखा था ना कि कम से कम नंबर आना चाहिए, लोएस्ट लोकेंट रूल याद है आपको, तो वो लोएस्ट लोकेंट रूल सिमिलरली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले को भी लगा देना है। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? देखो अभी समझ में आ जाएगा। जब आप लेफ्ट साइड से नंबर कर रहे हो तब आप मुझे बताओ कि डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है। तो देखो डबल बॉन्ड जो है वो आपका कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में, देख रहे हो कहां से, सॉरी सॉरी, जब आप क्या कर रहे हो लेफ्ट साइड से कर रहे हो ना, तब आपका डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन नंबर 3, ठीक है, एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में, ऐसा। और वही अगर आप नंबरिंग जो है राइट डायरेक्शन से कर रहे हो तब की अगर मैं बात करूं तो तब डबल बॉन्ड अगर आप देखते हो तो वो कार्बन नंबर, बोलो बोलो, ये यहाँ से कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर है। तो आपको करना क्या है, करना क्या है, ये रूल दिया है, आपको सिलेक्ट करना है द नंबरिंग विच यूज मिनिमम नंबर टू द कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है उस पर कम से कम नंबर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 3 नंबर आ रहा है, पहला ही गिनना है, दूसरा नहीं गिनना है, पहला ही कार्बन गिनना है जहाँ पर डबल बॉन्ड दिखे आपको जल्दी से। वैसे तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है लेकिन हम प्रेफरेंस पहले कार्बन को देते हैं। लेफ्ट से जा रहे हैं तो ये वाला पहला कार्बन, राइट से जा रहे हैं तो ये वाला पहला कार्बन, ध्यान में आ रही बात। तो इस पर नंबर अगर देखते हो तो 3 नंबर है, वही राइट डायरेक्शन से करने पर 2 नंबर है। बोलो सिलेक्ट कौन सा करेंगे, मिनिमम नंबर, दैट इज मिनिमम नंबर ना, रूल क्या कहता है, मिनिमम नंबर मतलब आपका राइट डायरेक्शन का जो नंबरिंग होगा वो हो जाएगा करेक्ट और ये हो जाएगा क्या, रॉन्ग। बात समझ में आ रही? तो अगर इस हिसाब से आप क्या करना चाहते हो, नाम देना चाहते हो, तो देखो इस हाइड्रोकार्बन का नाम क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड तो हो गया नंबरिंग गलत, तो इसको तो मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है ना। ये करने का तरीका है, ये चाहो तो आप प्रैक्टिस के वक्त कर सकते हो, लेकिन फाइनली आपका ये इतना हो याद करा दूंगा ना मैं इतना इतना प्रैक्टिस करा दूंगा आपको कि ये ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। फिलहाल हम प्राइमरीली समझ रहे हैं तो हमें ऐसा करके देखना ही पड़ेगा, ध्यान रहे। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका नाम, नामकरण करते वक्त पहले चीज क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नाम तो कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद देखो सब्स्टिट्यूएंट में भी आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट के बाद आपका था क्या, प्राइमर, आपका ये जो सेकेंडरी सफिक्स जो हो गया, सॉरी सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो तो आपका हो गया सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स क्या था, साइक्लो, साइक्लोहाइड है क्या, यूज करेंगे क्या, नहीं। उसके बाद क्या आते थे, रूट वर्ड दैट इज पेरेंट नेम। तो पेरेंट नेम में देख लो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, बराबर। पेरेंट नेम के हिसाब से यहाँ पर तो आएगा पेंट, क्या आएगा बोलो, पेंट, बराबर आ गया पेंट। अब उसके बाद हम देखते हैं सफिक्स, सफिक्स में क्या, वो बुक में देख लेना, एक बार बुक में देख लेना, मुझे तो याद ही है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बुक में अगर आप देखते हो तो सफिक्स में एक आपके पास है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। प्राइमरी में हम लिखते हैं नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड पर जो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देख लो कार्बन कार्बन बॉन्ड में डबल बॉन्ड आ चुका है, इसका मतलब बोलो हम कहीं ना कहीं पे ईएनई यूज करेंगे, लेकिन ये ईएनई या फिर ये जो डबल बॉन्ड किस स्पेसिफिक कार्बन पर है उसका पोजीशन भी हमें बताना पड़ेगा, तो दैट इज सेकंड कार्बन पर है। बात समझ में आ रही, सेकंड कार्बन पर है तो हम पेंट के बाद लिखेंगे नंबर 2। और जब नंबर आपका नामों के बीच में आ रहा होगा तो उसके दोनों डायरेक्शन में हम क्या देंगे, डैश। अगर वो स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसके सिर्फ पीछे वाले डायरेक्शन में डैश देंगे, लेकिन अगर नंबर आपका बीच में आ रहा है ना, क्योंकि ये भी हम लास्ट में लिखेंगे, तो बीच में अगर आ रहा है तो दोनों डायरेक्शन में दोगे आप डैश। तो पेंट तो हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पेरेंट टेप। अब ये दो हम पोजीशन बता रहे हैं कि आपका डबल बॉन्ड कहां पर है, तो डबल बॉन्ड कहां पर है, सेकंड कार्बन पे, इसलिए हमने लिखा है 2। अब आप ऐसा ना बोलो कि सर आपका थर्ड पे भी तो कार्बन है ना, थर्ड पर भी तो है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों में से जो मिनिमम नंबर है उसी का नंबर लिखना पड़ता है, दैट इज 2। बात समझ में आ रही? तो दोनों कार्बन पर है डबल बॉन्ड, ये हमें पता है, लेकिन हम पहले कार्बन का नंबर ही यहाँ पर क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, जो कि यहाँ पर मैंने कर लिया है, कर लिया है। तो चलो बाद में क्या लिखेंगे, पेंट हो गया है, पोजीशन हो गया, अभी क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ बॉन्ड दैट इज डबल बॉन्ड, तो ई एन ई, तो ये ऐसा लिख देंगे ई एन एंड ई। बोलो क्या आपको नाम देने का तरीका समझ में आ चुका है? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको दिखता है तो उसका नाम ऐसा लिख लोगे। बोलो समझ में आ गया है? जल्दी जल्दी बोलो, क्या आपको कहानी क्लियर है? ओके, बहुत अच्छा भाई, मजा आ गया, कर लोगे ना, कर लोगे। तो यहाँ पर आज हमने क्या रूल देखा है, एक तो नाम हमने लिखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा है, लिखते वक्त हमने सब्स्टिट्यूएंट का नाम एक बार लिख के देखा है, और एक बार अनसैचुरेटेड जब आया है वो भी एक नाम लिखकर देख लिया है। तो अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ जहां पर हम
सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड को मिक्स करके हम अभी एक नाम लिखेंगे और उसी पर बेस में आपको होमवर्क के लिए 2-4 क्वेश्चंस दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है वो आपको देने के पहले मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड निकाल के उसका नाम लिख के बताता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए। जैसे कि ये देखो, बराबर। अब ये यहाँ पर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एक डबल बॉन्ड और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपका एक फ्लोरीन। अब देखना है कि नंबर हम कैसा करेंगे। ठीक है, जल्दी से मैं बता देता हूँ। तो नंबर या तो मैं लेफ्ट से कर सकता हूँ या फिर राइट से। लॉन्गेस्ट कार्बन चलते ये जिगजैग वाला ही बनता है जो कि आपको दिख ही रहा होगा। ओके, अगर मैं लेफ्ट साइड से करता हूँ तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है। और वही अगर मैं राइट साइड से कर रहा हूँ नंबरिंग तो ये ऐसा आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो करना क्या है आपको, लेफ्ट साइड से करने पर कितना सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और उसका नंबर क्या क्या है वो भी लिख देना है। डबल बॉन्ड अगर होता है तो उसका भी नंबर लिख देना है और सिमिलरली राइट डायरेक्शन से जब कर रहे हो तो उसके लिए भी। तो लेफ्ट डायरेक्शन से करते वक्त देखो आपको एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, फ्लोरीन एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, बराबर। एक फ्लोरीन जो है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट है और किस नंबर पे है देख लो, किस नंबर पे है, 4th नंबर पे। और आपके पास डबल बॉन्ड भी है देख रहे हो आप, और डबल बॉन्ड किस नंबर पे है, 5th नंबर पे। बात ध्यान मेरी। वैसे ही जब आप राइट डायरेक्शन से कर रहे होंगे तब फ्लोरीन का नंबर और डबल बॉन्ड का दोनों का नंबर लिख लेना है। बाद में हम क्या करेंगे, लोएस्ट लोकल रूल लगा देंगे। बात समझ में आ रही? देखो भाई, ये आपका फ्लोरीन, यहाँ से जब मैं नंबर कर रहा हूँ तो फ्लोरीन का नंबर तो 4 ही है, बराबर। लेकिन डबल बॉन्ड का अगर देखते हो तो डबल बॉन्ड का नंबर क्या है, 2 है। अब समझ में आ गई बात? तो देखो, नहीं समझ में आई, ये देखो यहाँ पर नंबर अगर आप देखते हो तो एक सब्स्टिट्यूएंट का नंबर 4 और डबल बॉन्ड का नंबर 5। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो सब्स्टिट्यूएंट पर नंबर 4 और डबल बॉन्ड पर नंबर 5। तो अब आप क्या कर, सॉरी 5 नहीं 2, कितना 2। तो आप अभी क्या कर सकते हो, लोएस्ट लोकल रूल या फिर लोएस्ट लोकल सम रूल लगा सकते हो। तो अगर सम रूल आप लगा रहे हो तो 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9। 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। तो मिनिमम नंबर आया है 6, बराबर है। इसका मतलब ये आया कहाँ से, वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट नंबरिंग हो जाएगा, मतलब राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन से जब आप नंबरिंग करोगे तो वही आपका करेक्ट नंबरिंग हो जाएगा। ये रूल हम कब कब लगाते हैं, मैंने बता दिया था, या तो आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट हो या फिर 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तब, और अगर आपके पास एक सब्स्टिट्यूएंट और एक डबल बॉन्ड है तब भी लगा सकते हो। ओके, सब्स्टिट्यूएंट हो, ट्रिपल बॉन्ड हो तब भी लगा सकते हो। बात समझ में आ गई? तो करेक्ट नंबरिंग जो है वो आपको मिल चुका है राइट डायरेक्शन का। तो राइट डायरेक्शन का मिल चुका है ना करेक्ट नंबरिंग, तो इसको हटा दो। कौन सा, लेफ्ट को हटा देंगे हम, लेफ्ट को हमने हटा दिया है। और राइट जो आपका करेक्ट नंबरिंग है इसके हिसाब से हम अभी क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। देखो भाई, ये सम आ गया था आपका 6। नाम लिखते वक्त पहले तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, लेकिन उसके पहले भी उसका पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, बराबर है। तो पोजीशन देख लो 4th कार्बन पे है, तो 4 पे आपका क्या आ जाएगा, बोलो 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 बोलो, फ्लोरो आ गया है, फ्लोरो, क्योंकि फ्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है तो फ्लोरो। अभी क्या डबल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं, वो सफिक्स का नाम है जो बाद में लिखा जाएगा, बराबर। तो अब हम क्या लिखेंगे, पेरेंट नेम। कार्बन नंबर कितने भाई, बोलो 7, तो 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप लिख देंगे। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन दैट इज 2, मतलब ये 2 हो जाएगा। मैंने बताया था नंबर बीच में आ जाए तो दोनों डैश, पहले आ जाए तो एक ही डैश हो गया। अब हेप 2 डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ई एच। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, ऐसा हाइड्रोकार्बन या फिर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक सब्स्टिट्यूएंट एक डबल बॉन्ड हो, या फिर अभी कितना भी वैरायटी होने दो, आप इस तरह से उसका नाम लिख सकते हो। कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, और अगर डाउट नहीं होगा तो मैं होमवर्क दे दूंगा और क्लास को कर देंगे। ओके, क्लियर है अभी? बोलो, क्या आप ऐसे आराम से नाम लिख सकते हो? जल्दी जल्दी बोलो भाई साहब। अभी आपको मजा आ रहा होगा थोड़ा, है ना, नाम लिखना आपका स्टार्ट हो गया है ना, अभी मजा आ रहा होगा। तो अब हम होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसका अभी आंसर भेज देना है। बहुत कम लोग भेज रहे हैं और वही लोग भेज रहे हैं जो अपने नवोदय के हैं। ऐसा नहीं करना है, सभी को आंसर भेजने हैं भाई लोग, ठीक है? हाँ, ठीक है जी। तो मैं अभी आपको होमवर्क के लिए 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको घर पे एक बार ट्राई किया जाए और क्या आंसर आ रहा है ये आपको अभी अभी से आपको, ठीक है, अब तक आपने अगर होमवर्क नहीं भेजा होगा तो चल जाएगा, लेकिन अभी इससे आगे भेजना है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा ना तो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका भसक जाएगा इन द सेंस नहीं जमेगा। तो ऐसा ना हो, इसीलिए करना क्या है, जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको ईमानदारी से करके बताना है। चाहे सही हो गलत हो हम बाद में देख लेंगे ना यार, ठीक है, बाद में देख लेंगे। हाँ, प्रायोरिटी जो है ना वो, हाँ शशांक, वो प्रायोरिटी वाला जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है ना। क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि सम के हिसाब से अगर आप देखते रहे हो ना, सम मिनिमम सम यही आ रहा था।
और वैसे भी प्रायोरिटी भी अगर देखते हो तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को अगर दी जाती है, मतलब जो कि दी ही जाती है, तो वो 2 है, तो उसको भी प्रायोरिटी दिया जाएगा। वो असल में मैंने प्रायोरिटी वाला लिया नहीं क्योंकि समय अब अपना खत्म हो चुका है। ठीक है, तो वो अपन कल लेने वाले, प्रायोरिटी वाला कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? शशांक, इज इट क्लियर टू यू? बोलो। प्रायोरिटी वाला हम लेने वाले, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता होगा बाकी लोगों के लिए, हम कल पढ़ने ही वाले। अब अपने पास टाइम लिमिटेड है ना, तो इस हिसाब से हमें सेट फॉर्मेट में पढ़ना पड़ता है, इसलिए आज मैंने ज्यादा नहीं लिया है। ये नॉमेनक्लेचर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तभी जाके आपको अच्छे से समझेगा। चलो एक काम कर लेते, मैं आपको होमवर्क के लिए 4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उन एग्जाम्पल्स का आपको नाम मुझे लिख के भेज देना है। ठीक है जी? चलो एक जल्दी जल्दी से लिख लो, फिर हम क्लास को क्या कर देंगे, खत्म। होमवर्क है भाई, आपका आपका होमवर्क है। ठीक है, ये ले लो। और ध्यान रहे, आज हमने सिर्फ एक ही सब्सट्रेट लगाया है और एक ही डबल बॉन्ड लगाया है। जब हम मोर देन वन डबल बॉन्ड, मोर देन वन सब्सट्रेट लगाएंगे, तो उसके लिए भी एक रूल होता है जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रहे। तो उसी हिसाब से मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ। एक ही सबस्ट्रेट और एक ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलो भाई, होमवर्क के लिए 4 ही क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। हाँ, जो भी आपका आंसर आ जाता है वो आपको होमवर्क है ना, तो होमवर्क में बताना कैसे वो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये बड़े ही सिंपल सिंपल 4 एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, घर पे एक बार ट्राई किया जाए। मैंने बताया था ट्राई करने के पहले क्या करना है, रूल एक बार अच्छे से पढ़ के देख लेना, फिर आपको इनका आराम से बन जाएगा। ओके जी, बन जाएगा, चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं। चलो एक और मैं ऐड कर देता हूँ, है ना, एक और ऐड कर देता हूँ, अभी मुझे एक याद आया है, तो एक और मैं यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा, हाँ, इसका नाम आप देने की कोशिश कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो आराम से। चलो भाई, तो फिलहाल आज के लिए हम यहीं पे रुकने जा रहे हैं, बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क ईमानदारी से करके मुझे भेज देना। ओके, बाय बाय, गुड बाय। हम यहाँ पर रुकने जा रहे हैं, बाकी का पार्ट नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।